भाजपा का संकल्प पत्र जारी। देश में युवा, महिला, किसान और गरीब के लिए बहुत कुछ। बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज। यूपी के पीलीभीत दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी का दौरा। सीएम धामी पूरनपुर में करेंगे जनसभा, बंगाली समाज को करेंगे संबोधित। देहरादून में चुनाव प्रचार को धार देंगे आज यूपी के सीएम। श्रीनगर, गढ़वाल में भी करेंगे जनसभा, प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे रैली। 23 अप्रैल को ऋषिकेश आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। एम्स के चौथे दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। 600 छात्र छात्राओं को देंगे उपाधि। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तारीखें और मुहूर्त घोषित। 10 मई को गंगोत्री धाम, मई में बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ ओले की संभावना। तापमान में भी आएगी गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्लाल। अक्सर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रधानपति मिनी बैंक संचालक गिरफ्तार। 14 लोगों के बैंक खातों से हुई है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी के मामले में हुई गिरफ्तारी। प्रधानपति सुखबीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रधानपति सुखबीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रधानपति मिनी बैंक संचालक गिरफ्तार। प्रधानपति सुखबीर सिंह के खिलाफ मुकदमा। खिसकते जनाधार के कारण उत्तराखंड क्रांति दल बिना अपने खुद के चुनाव चिन्ह के इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है। उत्तराखंड क्रांति दल का अपना खुद का चुनाव चिन्ह कुर्सी है, लेकिन खिसकते जनाधार के कारण उसका चुनाव चिन्ह भी उससे छिन गया। हालांकि इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल के नेता दूसरे दलों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और जानबूझकर उत्तराखंड क्रांति दल के साथ एक षड्यंत्र किया है इन अधिकारियों ने, परंतु बिना सिंबल, नया सिंबल के हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है पहले से। ये बात तो सच है, परंतु लोग तक बात पहुंच गई है, सिंबल लोगों तक पहुंच गया है, दूर तक पहुंच गया है। और अब वो दिक्कतें जो पहले शुरू में आई थी नए सिंबल की, वो अब सुलभ हो गई। धर्मनगरी हरिद्वार में मां के कई सिद्धपीठ मंदिर स्थापित है। नवरात्रों में इन मंदिरों की महत्ता अधिक बढ़ जाती है। हरिद्वार में मां का एक सतयुग काल का मंदिर भी स्थापित है, जिसे मां शीतला मंदिर के नाम से जाना जाता है। मां शीतला के इस स्थान पर दूर दूर से लोग अपने बच्चों की दीर्घायु के साथ बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए भी आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान गणेश को ज्वर नामक राक्षस से जकड़ लिया था, तो मां ने शीतला का रूप में जन्म लेकर ज्वर नामक राक्षस का संहार किया था। आज भी इस मंदिर में यह प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है कि मां खुद यहाँ विराजमान होकर बच्चों के रोगों को खत्म करती है। यदि किसी बच्चे को चेचक या माता निकलती है, तो उस बच्चे को इस मंदिर में लाकर झाड़ लगवाने पर वो समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छी अनुभूति होती है भैया, मन को शांति मिलती है। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। मतलब माता शीतला माता जो है सबकी माता है एकदम। पार्वती माता जी की गुरु माँ भी है ये। हर जगह घूमे हम मंदिर में, दिल्ली में भी हर जगह, पर यहाँ की अनुभूति बिल्कुल एकदम जरा थोड़ी हटके है। बहुत अद्भुत है। माँ साक्षात है यहाँ पे अंदर मंदिर में ना, साक्षात विराजमान है। माँ से मतलब देखो जो भी है बच्चों का, बच्चे ठीक रहे वो भी मांगा है, अपने लिए भी मांगा है, तबियत ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, वो सब होता है। कई बार कोई परेशानी होती है, वो पूरा प्राप्त हुआ है, पूरा फल मिलता है माँ के द्वार में आने। माँ भगवती शीतला माँ का प्राचीन मंदिर है। सती माँ का जन्म स्थान, राजा दक्ष की कुल देवी हुई। शीतला माँ बच्चों की माता होती है। शीतला माँ सभी रोगों को दूर करने के लिए उत्पन्न हुई है। जिन बच्चों को चेचक निकल जाता है, ज्वर है, पीड़ा है, गले में दर्द है, इसी प्रकार का
पैर में, हाथ में कोई तकलीफ है, माँ भगवती उन सबको दूर करती है। माँ भगवती की विशेषता ये है कि माँ भगवती जो है सभी रोगों को दूर करने के लिए, संसार की पीड़ा को दूर करने के लिए उत्पन्न हुई है। शीतला माता जी को ठंडा भोग लगा जाता है। दूध, दही, पेड़ा, बतासा, मिश्री, दही, लस्सी, दही बल्ले, निम्न प्रकार का भोग ठंडा माता जी को चढ़ाया जाता है। इससे माता जी प्रसन्न होती है। हल्द्वानी के गोलापार में नैनीताल लोकसभा सीट के कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया है। कांग्रेस अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य द्वारा सभा आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी, पूर्व विधायक नेता संजीव आर्य समेत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय जनता मौजूद रहे। इस दौरान वहां सभी ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर उनकी फोटो पर पुष्प अर्पित किए। बागला हमारा अनुसूचित जाति समाज का एक बहुत बड़ा गांव है, जहां पर आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती में उन्हें नमन करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए तो आए ही हैं। बाबा साहब का योगदान संविधान के निर्माता के रूप में, एक महान कर्मी योग के रूप में, एक युग पुरुष के रूप में, एक मसीहा के रूप में हम उन्हें हमेशा उनका नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनको सत नमन करते हुए यही कामना करते हैं बाबा साहब ने जो संविधान में हमें मूल अधिकार दिए हैं, हम उनकी रक्षा कर सकें, उनका अनुपालन कर सकें। देखो, गोलापार में कांग्रेस मजबूत के लिए ही हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आज जो चुनावी मेला चल रही है, चुनाव जो प्रचार चल रहा है, तो आज कार्यक्रम मेरे निवास स्थान पर था, जिसमें हमारे हम सबके नेता आदरणीय यशपाल आर्य जी और इस लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान प्रकाश जोशी जी, हमारे विधायक जी और जो पूर्व विधायक हैं संजीव आर्य, सब आए थे यहाँ। लेकिन यहाँ का दोष देखते हुए, यहाँ के महिलाओं को देखते हुए, युवाओं को देखते हुए परिवर्तन की पूरी रैली चल रही है। परिवर्तन होना है और कई वोट ऐसे हैं कि जो खुल कर नहीं आ रहे हैं। खटीमा के बेगराबाग बाईपास चौराहे पर निजी संस्थान की बस व ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 20 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से खटीमा के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। नागरिक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक बीपी सिंह ने बताया कि बेगराबाग बाईपास पर एक बस व ट्रक के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें कुल घायल हो गए थे। फिलहाल चिकित्सक टीम द्वारा घायलों का इलाज किया जा रहा है। आज एक बस और ट्रक के टक्कर में बेगराबाद के आसपास करीब 20 लोग घायल अवस्था में नागरिक चिकित्सालय खटीमा में लाए गए हैं। इन सभी 20 लोगों को यहाँ पे भर्ती करके उनका उपचार शुरू कर दिया है। सभी की स्थिति सामान्य है, फिलहाल सभी निगरानी में हैं और हम लोग बराबर उनकी स्वास्थ्य के प्रति निगरानी में लगे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में अग्निशमन सेवा सप्ताह पखवाड़ा मनाया जा रहा है। नैनीताल फायर स्टेशन पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर एसएसपी नैनीताल ने हरी झंडी दिखाकर अग्निशमन सेवा सुरक्षा रैली को रवाना किया है। अग्निशमन विभाग द्वारा लोगों को आग से बचने और उसके प्रभाव को कैसे कम करने की जानकारी साझा की गई है। एसओ किशोर उपाध्याय ने कहा कि अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें, राष्ट्र निर्माण में योगदान दे स्लोगन जारी किया। उन्होंने बताया कि 1944 में मुंबई बंदरगाह पर हुए जहाज विस्फोट में शहीद हुए 66 अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए हर वर्ष अग्निशमन सेवा सप्ताह पखवाड़ा मनाया जाता है। 1944 में मुंबई के बंदरगाह पर स्टेपन फोर्ट नामक जहाज में विस्फोट हो गया था। उसमें अग्निशमन कर्मी 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हो गए थे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक परेड का आयोजन किया जाता है और तदुपरांत जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है अग्निशमन और आपात सेवा की तरफ से, जिसमें पब्लिक को जागरूक किया जाता है कि किस तरीके से अग्नि दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, उनकी तरह से क्या प्रयास होने चाहिए, तथा लोगों को यह भी जागरूक किया जाता है कि अग्निशमन की सेवाएं निःशुल्क हैं। किसी भी अग्नि दुर्घटना की सूचनाएं आप निसंकोच अग्निशमन केंद्र पर दें। हल्द्वानी में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर शहर में आज शोभा यात्रा निकाली गई है। यात्रा में शामिल लोगों को
के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में हल्द्वानी के विधायक सुमित देश सहित पार्षद राधा आर्य और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार पिन्नू मौजूद रहे। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन के परिचय डालते हुए उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला। बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो जीवन है और जो पूरा उन्होंने जीवन समर्पित करा देश की सेवा में, समाज की सेवा में, सामाजिक समानता की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। हमारा जो संविधान है, जो विश्व का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र जो भारत है, जो उसकी रचना हुई उस संविधान के आधार पे उनका जो योगदान है वो केवल हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी, अन्य देशों में भी उसका उदाहरण पेश किया जाता है। सभी को सबसे पहले अम्बेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हर वर्ष की भांति इस साल भी यहाँ पर एक हमने जलपान का अरेंजमेंट किया हुआ है। आज हमारी एक बहुत ही बड़े रूप में एक झांकी निकलेगी जिसमें अम्बेडकर जी के संदेशों को आगे लोगों को दिया जाएगा और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर सभी युवाओं के साथ। और देखिए अम्बेडकर जी सभी के हैं। आज बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने फूल वर्षा करने की यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली है और हमारे द्वारा भोज की व्यवस्था भी अम्बेडकर पार्क दमोह में करी गई है। और जिस तरीके से बाबा साहब ने संविधान का जो संविधान लिखा था, अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर पूरे देश में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं एक हर्षोल्लास का माहौल है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी जो इस संविधान के निर्माता है, जो हर एक नागरिक जो इस देश का नागरिक है, उनके हाथ में संविधान की शक्ति और लोकतंत्र की शक्ति जो बाबा साहब ने दी है। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री ममता काले ने आज भाजपा मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल को विकसित भारत की आधारशिला बताया। वहीं बीते दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के चुनावी संबोधन को केवल चुनावी जुमला करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर एक भी महिला प्रत्याशी को कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणियों के मामले को भी उठाया। जो महिलाओं की और मातृशक्ति की बात करती रहती है। मैं तो प्रियंका जी से यह पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसको 2 महिलाएं फ्रंट से लीड कर रही हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रियंका वाड्रा। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा जी ने क्या एक बार ये नहीं सोचा कि 5 लोकसभाओं सीट में से एक महिला को उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस का चेहरा बनाती? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर एक भी ऐसी केपेबल महिला नहीं है जो लोकसभा का चुनाव लड़के कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर सकती है? या उनको भरोसा नहीं है, या फिर ये सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात है? सरोवर नगरी नैनीताल में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आज नैनीताल के डीएसए मैदान में अम्बेडकर भवन तक रैली निकाली गई, जिसके पश्चात तल्लीताल स्थित बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। अभी शोभा यात्रा हमारी ये मलताल फ्लैट से निकलते हुए तल्लीताल माल रोड होते हुए तल्लीताल अम्बेडकर भवन, उससे पहले अम्बेडकर जी की पार्क पे वहाँ पर माल्यार्पण होगा। आज ये बाबा साहब का जन्मदिन है और पूरा देश इसको मनाता है, तो संदेश यही है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और जो संविधान, इतना बड़ा देश का एक संविधान बनाया, उसकी रक्षा के लिए हम सब लोग आगे रहें। आजादी के बाद से ही गांव में आने का इंतजार कर रहे देहरादून जिले के पहाड़ी क्षेत्र सनगांव, नाही कला और सिंध गांव वाला ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार कर दिया था, जिसके दोबारा तहसील प्रशासन के साथ और फिर मुख्य विकास अधिकारी के साथ कई दौर की वार्ता की गई और निर्णय नहीं निकला। तो जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम देहरादून सोनिका सिंह के दिशा निर्देश के बाद एक बार फिर जिला विकास अधिकारी के साथ वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और तहसील प्रशासन की टीम सनगांव पहुंची और चुनाव बहिष्कार पड़े गाँव के लोगों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों से वार्ता की है।
अधिकारी और कर्मचारी और अन्य सभी जितने भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी हैं। ग्राम पंचायत संघाओं में डीडीओ सर के साथ में सभी ग्रामवासियों की आज एक बैठक हुई है, जिसमें सीडीओ मैडम का आश्वासन है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर वो हमें सैद्धांतिक स्वीकृति दिलाएंगी। उन्हीं के आश्वासन के आधार पर सभी ग्रामवासियों ने अपना वोट बहिष्कार खत्म किया है और मैं सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने मत का उपयोग करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उत्तराखंड आयुष अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत 2 सदस्यों को पकड़कर गिरोह का भांडाफोड़ किया। अभियुक्त तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य के निवासियों को मुद्रा लोन दिलवाने के नाम पर साइबर ठगी करते थे। इस पर मुख्य आरोपी दीपक राज शर्मा पूर्व में भी फर्जी कॉल सेंटर चलाता था और अभी पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत लोगों से ठगी करता था, जिसको उत्तराखंड एसटीएफ की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपक राज शर्मा से 13 मोबाइल, 7 बैंक एटीएम कार्ड, 7 सिम कार्ड, आधार कार्ड व लाखों रुपए बरामद किए गए। देखिए, कुछ दिनों पूर्व जो हमारे एसटीएफ और साइबर क्राइम की टीम है, इनके द्वारा एक मुद्रा लोन योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जिनके कब्जे से बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स, पासबुक इत्यादि बरामद किए गए थे। और इनसे जानकारी करने पर, पूछताछ करने पर ये सामने आया था कि ये लोगों के द्वारा मूल रूप से सदर्न स्टेट्स, आंध्रा, तेलंगाना आदि के लोगों को फ़ोन करके और मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दिलाने के नाम पर उनसे धोखाधड़ी की जा रही है और लाखों रुपए की धोखाधड़ी प्रतिदिन इनके द्वारा की जा रही थी। इसमें जो मुख्य सरगना था वो उस समय पर फरार हो गया था। इसको हमारी टीम के द्वारा वृंदावन से गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम दीपक राज शर्मा है और ये मूलतः सुल्तानपुर यूपी का रहने वाला है। पूर्व में भी 2 बार ये देहरादून से जेल जा चुका है, जिसमें कि एक बार एसटीएफ की टीम के द्वारा इसके कॉल सेंटर को पकड़ा गया था 2022। उत्तराखंड में भाजपा की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य की जनता से भाजपा के 5 प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधने के साथ ही अपनी सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी सरकार की सही नीतियों के चलते ही पहाड़ों पर सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पलायन रोकने के लिए सरकार ने पहाड़ों में सुविधाओं का जाल बिछाया है। पहाड़ पर सड़क, रेल, रोपवे और हवाई क्षेत्र को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम सरकार ने उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ रही है। इसके लिए पहाड़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने, चारों धाम का विकास, रेल और एयर कनेक्टिविटी से पहाड़ों से पलायन रुका है। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री के दावे हवा हवाई है। सबसे ज्यादा पलायन भाजपा सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। आपको बता दें कि पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में हर रोज औसतन 230 लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं, जबकि 2018 से पहले ये आंकड़ा 138 का था। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 2008 से 18 के बीच कुल 5,02,717 लोगों ने पलायन किया। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य का सियासी पारा गर्माता जा रहा है। चुनावी प्रचार के मामले में भाजपा अपने विरोधी दलों से काफी आगे नजर आ रही है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बार कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ही दावा किया कि डबल इंजन की सरकार में देश और प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने दावा किया है कि उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन रुका है। सरकार ने पहाड़ों में सुविधाओं का जाल बिछाया है। पहाड़ पर सड़क, रेल, रोपवे और हवाई क्षेत्र को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं, जिससे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी। और आप नेता संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। ईडी कहती है साहब ये तो हमारी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। इनको तो अगर आपने विदेश जाने की अनुमति दे दी तो ये तो भाग जाएंगे।
ये तो केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए आएंगे ही नहीं। ये आप मजाक कर रहे हैं केजरीवाल के केस में। आपने एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जिस सरकारी गवाह को आपने माफी दिलवाई, जिस सरकारी गवाह के बयान पे आपने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की, उसी सरकारी गवाह के विदेश यात्रा की विरोध आप कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो आ ही नहीं रहे हमारे संबंध देने पे। तो कैसे आएंगे भैया? जब उससे झूठा बयान तुमने लिखवाया है तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन क्यों ज्वाइन करेगा? और ज्वाइन भी करेगा तो क्या प्रमाण देगा केजरीवाल जी के खिलाफ, जब उसके पास कोई प्रमाण नहीं है? तो मैं समझता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपनी सुनवाई के दौरान इस बात को प्रमुखता से संज्ञान में लेना चाहिए कि कैसे फर्जी बेबुनियाद मामला बनाया गया। जो आपका सरकारी गवाह, जिसको आपने खुद माफी दिलवाई कोर्ट से, उसकी विदेश यात्रा का विरोध करते हुए खुद आप लिख रहे हैं कि अगर आपने इसको विदेश भेज दिया तो ये तो वापस आएगा ही नहीं केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए। ये हमारे संबंध में नहीं आता हुजूर, ये हमारे ईमेल करने पे, हमारे बुलाने पे नहीं आता। ये मैं नहीं, ये खुद ईडी के अधिकारी उसके विदेश यात्रा की विरोध करते हुए कोर्ट के सामने कह रहे हैं। अब मेरे ख्याल से बताने को कुछ है नहीं कि कितना फर्जी मामला है ये। सरकारी गवाह के बुलाने, सरकारी गवाह और सरकार बुलाए, सरकारी गवाह और ईडी बुलाए, सरकारी गवाह जिसको माफी ईडी दिलवाए और ईडी बुलाए और वो ना आए। इसके पीछे का रहस्य आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि झूठा बेबुनियाद बयान उससे लिया गया और अब उसको जब लग रहा है कि सम्मन कर करके ईडी हमें बुला रही है और बहुत सारे प्रमाण और मांगेगी, तो उसके पास कोई प्रमाण तो है नहीं। तो ईडी कह रही है भाग जाएगा और केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए आएगा नहीं। तो जो 2-4 झूठे बयान मैं इससे और लिखवा सकता था, जो 2-4 झूठे बयान ईडी और इससे ले सकती थी, वो नहीं ले पाएगी। मैं चाहता हूं मीडिया के मित्रों से कि आप केस के पड़ताल की बात करते हैं तो इस बात की भी पड़ताल जरूर कीजिए कि कैसे आरोपी को सरकारी गवाह बनाया जाता है और सरकारी गवाह से खुद जांच एजेंसी कहती है इसके ऊपर भरोसा नहीं है। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा सर, आपने कहा कि संविधान खतरे में है, जबकि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि इस वक्त अगर अम्बेडकर भी आए तो संविधान नष्ट नहीं होगा, विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। तो मैं आपको खुद ही दिखा देता हूं, वीडियो दिखा देता हूं आपको। मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये 1-2 नहीं 3 स्टेटमेंट है। एक ये है अयोध्या के सांसद जी, नया संविधान बनाना है। ये तो बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्य में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के सांसद हैं अयोध्या से। लल्लू सिंह जी का बयान है कि नया संविधान बनाना है। मैं बाबा साहब के प्रेमियों से, बाबा साहब के समर्थकों से, इस देश के वंचित शोषित वर्ग के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, उस वीडियो को बार बार सुनिए और लोगों तक पहुंचाइए। ये नया संविधान बनाना चाहते हैं, बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और जिस दिन बीजेपी नया संविधान बनाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा इस देश के अंदर, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। भागवत जी पहले ही कह चुके हैं बिहार के चुनाव में कि आरक्षण की समीक्षा करनी है। समाज के वंचित शोषित वर्ग के लिए
जो बाबा साहब ने बहुत बड़ा हथियार आरक्षण का दिया है उनको सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, ये तो नया संविधान बनाने जा रहे हैं। आरक्षण खत्म करेंगे, आगे और दिखाता हूं आपको। ये और यहाँ पर आप नेता संजय सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि संविधान को खत्म करने की मानसिकता रखती है बीजेपी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को दिल्ली के अपने पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने घोषणा पत्र को भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी नाम दिया है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी व्यवस्था की जाएगी। पीएम मोदी ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में नव वर्ष का उत्साह देखने को मिल रहा है। आज नवरात्रि के छठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और मां कात्यायनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं। ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती भी है। ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया गया है। सभी मौसम के लिए उपयुक्त सड़कें बनाई गई हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि गांव सशक्त होंगे या गांव की ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा। कई लाख पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुकी हैं, इंटरनेट सुविधाओं से भी जुड़ चुकी हैं। भारत की 25 करोड़ आबादी अब ऊपर उठ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की अत्यधिक गरीबी अब 1% से भी कम हो गई है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है। और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जनता को, गांव गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब देश की जनता क्लियर मैंडेट देती है तो नतीजे भी बड़ी स्पष्टता के साथ आते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा वोट शेयर 31% पहुंचा, 282 सीटें हमने लोकसभा की जीती। और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और हमारा वोट शेयर 37.3% तक पहुंचा और हमारा वो सीट शेयर
303 सीटें हम लोगों ने लोकसभा में जीती। हम ये कह सकते हैं कि इस क्लियर मैंडेट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे वंचित भाइयों के लिए उनको समर्पित किया। और उसी तरीके से अगर मैं गांव की बात करूं तो आज गांव, मैं यहां प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बना था। उस समय हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90% के गांवों को घूमने के लिए पैदल जाना पड़ता था। आज हम कह सकते हैं कि ग्रामीण सड़क 3,80,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोड बना और ऑल वेदर रोड के माध्यम से पक्की सड़कें बनी। आज हमारे इलाकों में कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां हम पक्की सड़क से पहुंच नहीं सकते हैं। यह बदलता भारत की तस्वीर हमने देखी है। उसी तरीके से अभी 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम हुआ है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे इस बात का हर्ष और संतोष है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया गया हर वादा पूरा किया है, चाहे 2014 का संकल्प पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो। मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के आग्रह को ध्यान में रखते हुए पार्टी का जो संकल्प पत्र तैयार किया गया था, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि जो भी संकल्प हम देश के सामने रखें, उसे हम निश्चित रूप से पूरा करें। अब हम भारत के 140 करोड़ नागरिकों के सामने अपना नया संकल्प पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस संकल्प पत्र को आज हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे तैयार करने में बड़ी एक्सटेंसिव और कम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज भी की गई है। संकल्प पत्र समिति के पास 3 माध्यमों से सुझाव आए। पहला, रथ के माध्यम से सुझाव हमारे पास आए। दूसरा, संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा पार्टी संगठन के माध्यम से सुझाव आए, हम तक पहुंचाए और बड़ी संख्या में ऑनलाइन इनपुट्स भी हम तक आए। 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी आए हैं। करीब 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से आए हैं। ऐसे करीब 15 लाख से अधिक सुझाव समिति के पास आए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग करके हमने उनकी समरी तैयार की है। उनमें से मुख्य मुद्दे ढूंढे गए और उस पर चर्चा हुई कि इन मुद्दों पर हम क्या कर सकते हैं। इस बात पर भी विचार हुआ कि हम जो संकल्प लेंगे उनके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। यह विषय केंद्र का है या राज्य सरकारों से जुड़ा है या समवर्ती सूची का है। संकल्प पत्र की खास बातें। आने वाले 5 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गारंटी। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन। पीएम सूर्य घर से 0 बिजली बिल। आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। मध्यम वर्ग परिवारों के लिए पक्के घर, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार लागू होगी। हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्त होगी। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेंगे। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अवसर, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज के भी अवसर, स्टार्टअप, टूरिज्म, खेल के जरिए लाखों रोजगार के अवसर। नारी तू नारायणी के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सर्विस सेक्टर से जोड़ने देंगे नए अवसर। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस पर विशेष ध्यान। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर बनेंगे शौचालय। नारी बंधन अधिनियम को लागू करेंगे। बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश। श्री अन्न को सुपरफूड की तरफ स्थापित करेंगे। नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से जमीन की सुरक्षा करेंगे। और सीधे आपको ले चलते हैं टीडी गढ़वाल, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। के अंदर आज हम सबको देखने को मिल रही है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं।
80 करोड़ लोग देश के अंदर पिछले 4 वर्ष में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोले गए हैं। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सौगात है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों को योजना के कनेक्शन मिल गए हैं। हर घर नल की योजना साकार हो रही है। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। बहनों और भाइयों, आज के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 10 वर्ष में भले इतना किया है, अगले 3 वर्ष में 3 करोड़ और गरीबों को मकान देंगे। बहनों और भाइयों, 5 वर्ष तक लगातार ये राशन की सुविधा का लाभ गरीबों को प्राप्त होगा। यही अंतर है। कांग्रेस की सरकार के समय लोग भूखों मरते थे। आज कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी वर्तमान भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। और भारत से अलग हुए पाकिस्तान की स्थिति क्या है? यहां तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, वहां 1 जून रोटी के लिए, 1 रोटी के टुकड़े के लिए छीना झपटी आप वहां पे रोजमर्रा की चीज देखते होंगे। भीख का कटोरा लेकर के पाकिस्तान दुनिया के अंदर घूम रहा है। बहनों और भाइयों, यही है। एक तरफ नेशन फर्स्ट के साथ मोदी जी है और दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व में फैमिली फर्स्ट को लेकर के इन लोगों की कोई प्राथमिकता नहीं। इनके समय युवा बेरोजगार होता था, आज युवा के लिए रोजगार की व्यवस्था है। उनके समय जातिवाद का नग्न तांडव होता था, आज राष्ट्रवाद का अलग जगाया जा रहा है। उनके समय तुष्टीकरण के नाम पर कहा जाता था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और मोदी जी ने कहा नहीं, भारत के अंदर हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला का देश के संसाधन पर अधिकार है। और हमने कहा नहीं, तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण, सबका साथ, सबका विकास। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का मॉडल ऐसा 2014 के पहले पाकिस्तान या देश का दुश्मन कहीं भी भारत की सीमा का अतिक्रमण कर देता था, लोग आंखें बंद कर देते थे। आज क्या स्थिति है? अगर कहीं कोई पटाखा तेजी से फट जाए ना, तो भी पाकिस्तान सफाई देता कि देखो हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर आज समय रहते नहीं दिया और कहीं भौएं तन गई तो न जाने कहां एयर स्ट्राइक हो जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे उसको। नक्सलवाद समाप्त, कश्मीर में धारा 370 समाप्त, आतंकवाद की जड़ पर अंतिम, उसकी ताब पर अंतिम कील ठोकने का काम भी कर दिया गया। और कैसे लोग कभी कभी कहते हैं मुझे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा तो नहीं है कि अपराधी और माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो उत्तराखंड की तरफ जाएंगे। अरे हमने कहा उनको इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि उत्तराखंड में जा सकेंगे। लोग कहते हैं जेल भेज जाएंगे फिर करेंगे। अरे हमने कहा जेल जाने के पहले जहन्नुम के रास्ते खुले होंगे उनके, चिंता मत करो। और इसलिए भाइयों, मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, टिहरी की ये प्रतिष्ठित सीट बहुत मायने रखती है। महाराजा मानवेंद्र शाह जी ने कई बार यहां का प्रतिनिधित्व किया। भगवान बद्रीशाल और केदारनाथ धाम के प्रतिनिधि के रूप में यहां की जनता जनार्दन उन्हें सम्मान देती रही है। और बहनों और भाइयों, यह है विरासत का सम्मान। विरासत को हम इस रूप में सजो करके रखे रहे। सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमने अपने प्रतिनिधि के रूप में मान करके उनके अनुसार
मुहूर्त तय करवाते हैं, कब हमारे तीर्थ के मुहूर्त तय होने हैं और उस मुहूर्त के अनुसार फिर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये तो सौभाग्य है टिहरी लोकसभा क्षेत्र के लोगों का कि वही विरासत को आप भी आज संभाल करके आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, यही तो विरासत और विकास का अद्भुत संयोग आज भारत को दुनिया के अंदर एक विशिष्ट स्थान दे देता है। लोग इसी चीज को लेकर के, लोगों को पता ही नहीं। देखो ने कांग्रेस के लोग क्या कहते थे राम हुए ही नहीं, और जब हमने राम मंदिर बनवा दिया, मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बन गया, रामलला विराजमान हो गए, अब कहते राम तो सबके हैं। बोलते हैं ना, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते राम तो सबके हैं। लेकिन भगवान राम का जो महोत्सव हुआ था अयोध्या में, उसमें सब फिर भाग गए थे। इन्होंने कहा नहीं, हमारा सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। तो बहनों और भाइयों, जो आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो फिर जो देश को समस्या देते हो, देश के अंदर जो भी समस्या हो, आतंकवाद की, नक्सलवाद की, भ्रष्टाचार की, अराजकता की, जातिवाद की, ये सारी की सारी समस्या तो कांग्रेस की देन है। तो फिर इस समस्या को ढो करके ले चलने की आवश्यकता क्या? चुनाव एक आपके सामने अवसर है, और इस चुनाव में बिना किसी उसके हमें देश के नेतृत्व को देखना है। पूरा देश मोदी पर भरोसा कर रहा है, विश्वास कर रहा है। एक ही आवाज है पूरे देश के अंदर, और वह आवाज है कि फिर एक बार और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो एक ही आवाज आ रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जब सारी समस्या का समाधान एक ही, यानी सारी बीमारी का एक ही दवा, वह है राम नाम। और वह है कि कांग्रेस से पूछिए, आप तो कहते थे राम हुए ही नहीं, और आज कहते हैं राम सबके हैं। तो जब आपका विश्वास ही नहीं था, तो फिर आप तो गए काम से। बोलो, हम तो वहीं जाएंगे जो सही मायने में राम को लाए हैं, और राम को लाने वाले मोदी जी हैं। 500 वर्षों के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। और बहनों भाइयों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। आज आप देखते होंगे, क्योंकि उत्तराखंड से जब आप दिल्ली या लखनऊ की तरफ आते हैं और नीचे चलते हैं, पहले होता क्या था, उत्तर प्रदेश में 17 के पहले कर्फ्यू लगा रहता था। 2-2 महीना, 3-3 महीने तक कर्फ्यू, कोई सुरक्षित नहीं था। पिछले 7 वर्ष में दंगा नहीं हुआ, कर्फ्यू भी नहीं लगा। आज तक कांवड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। ये भाजपा के कारण हुआ। या जो परिवर्तन आज आपको देखने को मिल रहा है देश के अंदर भी, ये सच है, विकास हो, सुरक्षा हो, सुशासन हो, ये पूरा मॉडल मोदी जी ने दिया। मोदी जी नेतृत्व करता है। लेकिन बहनों और भाइयों, इसका श्रेय देश की है जिन्होंने मोदी जी को चुना, बार बार चुना। क्योंकि आपका एक वोट जब सही हाथ सही जगह जाता है, सही पार्टी को जाता है, तो बहनों और भाइयों आपको सुरक्षा भी देता है, देश को समृद्धि भी देता है, सुशासन का मॉडल भी देता है, और हमारी विरासत को सम्मान भी देता है। गलत दिशा में जाता है, आतंकवाद पनपता है, अराजकता पनपती है, भ्रष्टाचार पनपता है, कुशासन पनपता है, पहचान का संकट खड़ा होता है। यही तो कांग्रेस ने दी थी, यही संकट देश को कांग्रेस ने दिया था। और इसीलिए मैं आया हूं। कोई संदेह नहीं, किसी को कोई संदेह नहीं कि टिहरी से महारानी साहिबा चुनाव जीतेगी, कोई संदेह नहीं। आपका उनके साथ टिहरी लोकसभा सीट का राज परिवार के साथ एक अटूट संबंध है, अटूट संबंध है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं कई बार हम लोग संसद में महाराजा मानवेंद्र शाह जी के साथ में मुझे संसद में
कई बार सांसद के रूप में कार्य करने और उन्हें नजदीक से समझने का अवसर मिला। उन्होंने भारत की सेना में भी एक कमीशन अधिकारी के रूप में काम किया। उनके अंदर वही जज्बा था, इतिहास के प्रति, संस्कृति के प्रति, भारत की विरासत के प्रति उनके मन में अटूट भाव था। और वही भाव आज भी ये परंपरा आगे लेकर के भारत के विरासत और विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ जुड़ करके उसे मिशन के रूप में जमीनी धरातल पर उतारना चाहती है। और इसके लिए यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड वासियों से जो आह्वान किया है, उन्होंने कहा उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है, पंचकमल उत्तराखंड में खिलने चाहिए। तैयार है? तैयार है ना? हर कमल खिलेगा, सहमत है ना? और टिहरी से तो यहां पर महारानी श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी आपके प्रत्याशी के रूप में फिर से आपके पास है। सभी लोग सहमत है ना? 19 अप्रैल को ही चुनाव है और चुनाव के दौरान ये अपेक्षा करना कि प्रत्याशी घर घर आए, गांव गांव जाए, बहुत कठिन है। पहाड़ में तो इसमें गांव दूर दूर है, वार्डों में भी नहीं जा सकता व्यक्ति चुनाव के दौरान, क्योंकि कुल 14 दिन का चुनाव होता है, पहले चरण में चुनाव है। तो बहनों और भाइयों, आपको ही प्रधानमंत्री मोदी जी का भी और महारानी साहिबा का भी प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। सहमत है? घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, कमल खिलाएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत होगी चुनाव के दिन पहले मतदान। पहले मतदान से शुरुआत होगी। दिनचर्या पहले 3 घंटे में 50% मतदान करवा दीजिए। तो कांग्रेस की बमबाजी नहीं चलेगी फिर, तब हर हर बम बम होगा। और उत्तराखंड में 5 सीटों पर हर हर बम बम के नाम के साथ 5 सीटों पर कमल खिलाने का काम करना है। सहमत है ना? सहमत है? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और टिहरी गढ़वाल से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में वोट अपील की है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।